बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। एक नई मुस्कुराती सुबह के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं सिटी एट 10 में। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर रहे होंगे। हम भी प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक अच्छी बात के साथ, एक अच्छे मैसेज के साथ। तो आइए देखते हैं हमारा सेगमेंट एक दिन एक नेकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में इस बात को बयान किया है कि झूठ, अल्लाह लानत करता है झूठ बोलने वालों पर। अल्लाह की लानत याद रखिए कि हमेशा उस शख्स पर होती है कि जो ऐसे काम करता है कि जो अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक नहीं होता। अल्लाह की रहमत से, उसके फ़ज़ल से और उसके इनाम से दूर होना दर हकीकत लानत कहलाता है। लेकिन ये लानत करना, इसका मुझे और आपको कोई हक़ नहीं है कि हम किसी पर लानत भेजें। कुरान पाक जब ये बात कहता है कि झूठों पर लानत है, तो इससे मुराद यही होता है कि वो लोग के जो अपनी ज़िंदगी का शिआर, अपनी ज़िंदगी की आदत और अपने तर्ज़ ज़िंदगी ऐसा बना लेते हैं कि जो झूठ पर मबनी होता है, यानी उनकी शख्सियत, उनकी ज़ात झूठ से ही बनी होती है। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों पर लानत भेजता है। हमारे माशरे में भी झूठ आम हो चुका। हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि अपनी शख्सियत, अपने अखलाक की बुनियाद और असास हमें सच को बनाना चाहिए और उस पर अपनी शख्सियत को खड़ा करना चाहिए। अपने बच्चों की भी, अपने छोटों की, और एक दूसरे को हमें सच बोलने की तलकीन करनी चाहिए। आमीन आमीन। और चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब, नज़र डालते हैं कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम किन मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। तहरीके अदम एतमाद क्या होने जा रहा है, क्या नहीं, क्या तख्ता उल्टेगा या अपोजिशन को मुंह की खानी पड़ेगी। कराची में शदीद गर्मी की लहर, सूरज आज भी सवानेज़े पर रहेगा। दिन भर समंदरी हवाएं भी नहीं चलेंगी। पारा 42 डिग्री तक जाने का इम्कान है। कराची में कोरोना वैक्सीनेशन जारी, दोनों डोज लगवाने वालों की शरह 77.36% हो गई। शहर कायद में कोरोना के केसेस में वाज़ेह कमी। अदालती हुक्म पर महकमा इंसदादे तजावुज़ात मुतहर्रिक, कोरंगी क्रॉसिंग पर शादी हॉल्स के खिलाफ कार्रवाई। 40 से ज़ायद शादी हॉल्स को मिसमार कर दिया गया। जी, ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर वाजिद अस्फहानी साहब, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वाजिद साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। चलते हैं अपनी पहली खबर की जाने बात करेंगे तहरीके अदम एतमाद की। क्या होने जा रहा है, क्या हुकूमत सर्वाइव करेगी या तहरीके अदम एतमाद जो है वो नाकाम रहेगी, इस हवाले से बात करेंगे। हुकूमत की बात की जाए तो कल हमने देखा कि MQM के अपोजिशन के मिलने के बाद जो वज़ीर आज़म की कौमी असम्बली में अक्सरियत है वो खो बैठे हैं ऑब्वियसली, और MQM ने कल अपोजिशन के साथ मिलकर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट देने का भी ऐलान कर दिया है, जिसके बाद ऐवान में अपोजिशन की अक्सरियत ज़्यादा हो गई है। और अब अपोजिशन का मुतालबा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दे दे, लेकिन इमरान खान साहब का कहना है कि आखिरी बॉल तक जो है वो खेलूँगा, लड़ूंगा, और उन्होंने इस तहरीके अदम एतमाद को बैरूनी साजिश भी करार दे दिया गया है। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि ख़त जो है वो लिखा गया है जिसमें तहरीके अदम एतमाद की बात की गई है। तो इस हवाले से बात करते हैं कि क्या वाकई ये बैरूनी साजिश है या नहीं। जी वाजिद अस्फहानी साहब, तहरीके अदम एतमाद बहुत ही कम दिन रह गए हैं और काफ़ी अब चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आ गई हैं। अपोजिशन के साथ जब से MQM मिली है तो 177 वोट हो गए हैं और ऑब्वियसली वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी असम्बली में अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं। क्या लगता है, क्या फ़ैसला होने जा रहा है इतवार को? हुकूमत सर्वाइव करेगी या अपोजिशन की जो तहरीके अदम एतमाद है वो कामयाब हो जाएगी? देखिए, हफीज़ जालंधरी का शेर है कि देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। ये इनके इत्तेहादी थे MQM वाले, और उनकी तरफ जो तीर फेंका जिसके पास वो,
बल्कि इसी नज़म का एक और मिसरा है, हर एक रहनुमा से बिछड़ना पड़ा मुझे, हर मोड़ पर कोई ना कोई घात हो गई। यानी एक दिन कभी इनके हक़ में आता है, कभी इनके ख़िलाफ़ जाता है। तो इस वक्त इमरान खान की हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर जिसे कहते हैं कि बाजी हार चुकी है। आपने कहा कि देखना है कि इमरान खान साहब जो हैं वो आखिरी बॉल तक लड़ेंगे, लेकिन अगर वो अपने आप को स्पोर्ट्स प्लेयर कहते हैं तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें और अपने आप को ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएं। उसकी वजह ये है कि आगे ऐसी कोई राह नज़र नहीं आ रही जिसकी बाइस इमरान खान की हुकूमत आगे हमें चलती हुई दिखाई देती है। उसकी वजह ये कि आपने बताया कि 177 वोट हो गए हैं अपोजिशन की, तो वो वोट हैं 177 जिसमें पीटीआई के लोग जो तोड़ के गए हैं उसमें वो शामिल नहीं है। ये एमक्यूएम के शामिल होने के बाद 177 हो गए हैं। इसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोग भी शामिल हैं, इसमें एक और पार्टी का भी एक चौधरी परवेज़ इलाही ग्रुप का भी एक आदमी शामिल है। तो देखा जाए तो 177 हो गए हैं। इसके बाद अगर पीटीआई के लोग भी इसमें 14-15 शामिल हो जाएँ, जैसे कल आमिर लियाकत सिंध हाउस में बैठे हुए थे, तो उसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये जैसा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये बैरूनी साजिश है और साजिश इसलिए है क्योंकि हमारी ख़ारजा पॉलिसी है जो है वो आज़ाद है, जो डिसीजन और जो उनका क्लियर स्टांस है जो उन्होंने मतलब इमरान खान साहब ने जो कहा, तो इसकी वजह से जो इंटरनेशनल आलमी ताकतें हैं वो उनके ख़िलाफ़ हैं, एब्सोल्युटली नॉट का जो उनका एक क्लियर नारा है। देखिए, मैं नहीं समझता, मैं अपनी ज़ाती राय बताऊं। अच्छा। जब इंसान कोई समंदर में डूब रहा होता है तो आसपास जितने भी लोग होते हैं उनकी तरफ हाथ बढ़ाता है कि किसी तरह उनको पकड़ ले और उसको बाहर निकाल लें। वो डूबते हुए शख्स को बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब वो डूबते हुए शख्स किसी और आदमी को पकड़ता है तो उसको भी डुबो देता है। इस तरह देखा गया है। तो इमरान खान की भी कैफियत ये है कि वो हाथ पैर मार रहे हैं कि किसी तरह वो बच जाए। ये ख़त वाली कैफियत भी बात जो भी है वो इतनी अहम नहीं है उसका मैं आपको पॉइंट ऑफ जो मेरा नज़रिया है जो मैं बता रहा हूँ, ये एक सफ़ीर की तरफ से ख़त लिखा गया है, पाकिस्तानी सफ़ीर ने ख़त लिखा है, कोई बाहर का आदमी नहीं है। उसने वज़ारत ख़ारजा को ख़त लिखा है कि उसमें उसने ये अपनी काम कर रहा है और वो चाहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले, पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ वो साजिशों में मसरूफ़ है। ये एक पाकिस्तानी सफ़ीर का ख़त मेरे ज़राए के मुताबिक एक पाकिस्तानी सफ़ीर का खत वज़ारत ख़ारजा को लिखा गया है। ये कोई बाहर के मुल्क के किसी आदमी का खत नहीं है। बाहर से कोई चीज़ें मिली होंगी तभी उसने बिल्कुल उसको मिली होंगी। उसको भाई देखें, आपको भी एक ऑब्जर्वेशन हो सकती है। कल वाजिद साहब, कल वज़ीर आज़म इमरान खान की सीनियर सहाफ़ी जो है उनसे मुलाकात हुई और असद उमर साहब ने ब्रीफिंग भी दी, ख़त के हवाले से कुछ डिटेल्स बताई और ये भी कहा कि ये जो तहरीक अदम एतमाद है, अगर ये कामयाब हो जाती है तो हम सब पाकिस्तान को माफ़ कर देंगे, अगर नहीं होती तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त आन पड़ेगा। तो क्या ये सच्चाई है इसमें? देखिए, पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त तो है अभी इस वक्त। देखें, डॉलर जब इतनी हंगामे चल रहे हैं 184 पे चला गया है, माशी तौर पर परेशानी है, लेकिन इस बुरान से भी निकल जाएंगे और कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इमरान खान की हुकूमत जाएगी तो अगर चली जाती है तो इससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आएगा। ना ही जाए तो नहीं, हम क्यों इस पर फैसला करेंगे? आधा मुल्क अगर चाह रहा है चले जाए और आधा मुल्क नहीं चाह रहा है कि जाए। अच्छा, बहुत सारे लोग अभी हमने जैसे जलसा देखा जो इमरान खान साहब के अगेंस्ट थे, हमने देखा कि वो वापस आए, क्योंकि अगर हम एक तरफ अपोजिशन को देखें तो हम सबको आजमा चुके हैं, तो हमें कोई ऐसा नज़र नहीं आता, कोई ऐसा लीडर नज़र नहीं आता कि हाँ वाकई अगर इमरान खान साहब चले जाते हैं तो हमें उस पर तसल्ली हो। तो आप नहीं समझते कि इन लोगों पर भी एतमाद नहीं है जो अवाम है, मेजॉरिटी अवाम? ये आपकी बात सही है कि इमरान खान अगर चले जाते हैं तो वही चेहरे आएंगे जो पहले भी आजमाए हुए हैं। हाँ। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब एक शख्स 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुका है तो वो 4थी दफ़ा भी बन जाएगा तो कोई हर्ज नहीं है। हमारे कानून में ऐसी कोई शिक नहीं है। अगर वो अपने बच्चों को बना देते हैं, ठीक है, ये अब बाज़ लोगों को नापसंद होगा कि उनके बच्चे जिनका कोई पाकिस्तानी सियासत में इतना कोई किरदार नहीं है वो उसके बाद बड़े ओहदों पर फाइज हों, लेकिन ये तो कहते हैं जमहूरियत में ये सब जायज़ होता है, कोई गलत नहीं है, कोई ज़बरदस्ती ला के नहीं बिठाया जा रहा है इनको। और अगर इमरान खान की हुकूमत जा रही है और उसके MNA और MPA टूट के उसके पास से अलग हो रहे हैं तो कोई ना कोई वजह होगी जिसकी वजह से वो टूट के जा रहे हैं, या वो हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं होंगे या फिर उनको कोई पैसे की चमक होगी। तो अगर पैसे की चमक उनको दी जा रही है तो वो उसके ज़िम्मेदार हैं और वो गद्दारी कर रहे हैं मुल्क के साथ, आइन के साथ, कानून के साथ। लेकिन इस वक्त हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसकी वजह से हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें। और अगर तहरीक एतमाद पेश होती है इस कंडीशन में तो खान साहब की हुकूमत चली जाएगी। सही। तो आगे की बात करते हैं वाजिद साहब, अगर हुकूमत, हम समझते हैं कि अभी फैसला वैसे तो जिस तरह की तादाद हो चुकी है तो लग रहा है कि चली जाएगी, अगर हुकूमत चली जाती है तो क्या होगा? वज़ारत उज़्मा किसके पास जाएगी? और ख़ासतौर पर पंजाब की बात करें तो उसकी वज़ारत किसको दी जाएगी? लेकिन 2 चीज़ें हैं। अगर हुकूमत चली जाती है, तहरीक एतमाद कामयाब हो जाती है
है, तो उस सूरत में अपोजिशन जाएगी कि अपने किसी शख्स को एज ए वज़ीर आज़म वो मुंतखब करे, अपना सदर लेके आएगी, अपना सेनेट का चेयरमैन लेके आएगी। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि होगा ये कि जब हुकूमत या तो तहरीक अदम एतमाद पेश ही नहीं होगी और उससे पहले ही सदर साहब असम्बली तोड़ देंगे इमरान खान साहब के कहने पर, या फिर ये हो सकता है कि अगर बहुत बुरी बात होगी अगर तहरीक अदम एतमाद पेश हो, क्योंकि आज तक पाकिस्तान में कोई भी वज़ीर आज़म तहरीक अदम एतमाद से नहीं गया है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा खफकी और ज़िल्लत और रुसवाई का मकाम होगा PTI के लिए, खान साहब के लिए, कि एक ऐसे तरीके से वो गए हैं जिससे दुनिया भर में जगहसाई होगी। उस सूरत में ये होगा कि शायद फिर वो तो वाजिद साहब क्या ऐसा हो सकता है कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो विड्रॉ हो जाए और अर्ली इलेक्शन जो है वो हो जाए? उस सूरत में खान साहब ऐलान कर दें, जैसे कल इम्कान था कि वो खिताब करेंगे, ऐलान करेंगे कि जी हम 3 महीने बाद इलेक्शन करा रहे हैं, लेकिन हुकूमत अपोजिशन उनको टाइम नहीं देगी। उसकी वजह है कि 3 महीने के दौरान बजट भी आ रहा है, बजट में बहुत सारे घपले होते हैं जिससे अपोजिशन हमेशा एहतजाज करती है, वो खुश नहीं होगी, तो अपोजिशन किसी तौर नहीं मानेगी कि इनको टाइम दे, वो तो कहेंगे बस आज जाएँ कल जाएँ। जी, हमें इस वक्त ज्वाइन किया ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने, जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर हारिस। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। तहरीक अदम एतमाद की बात करें तो इस वक्त जो अभी मौजूदा सूरत हाल है उससे तो यही लग रहा है कि हुकूमत जाने वाली है। 177 अपोजिशन की तादाद हो गई है और जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो अक्सरियत है कौमी असम्बली में वो खो बैठे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वक्त से पहले ही इस चीज़ का फैसला हो गया है या अभी कुछ और होना बाकी है? लेकिन अभी अपरेंटली तो यही लगता है कि ऑपोजिशन के पास अददी जो है वो बढ़तरी हासिल है और उसके लिए जाहिर है कि अभी ग्राउंड भी तैयार हुआ है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ये नजर भी आ रहा है कि हुकूमत चली जाएगी जी। लेकिन इसके बाद मैं जो समझता हूँ मुल्क के लिए हालात बेहतर नहीं होंगे। नंबर 1 ये है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब होता है तो फिर इमरान खान उनकी पार्टी स्ट्रीट पर आ जाएगी, स्ट्रीट पावर शो करेगी और वही मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। और अगर किसी वजह से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नाकाम होता है तो ऑपोजिशन मौलाना फजल रहमान तो पहले डंडा फोर्स लेके बैठे हैं, उससे मुल्क के हालात होंगे। आई थिंक सबसे बेहतर तरीका ये है कि इसमें कोई मेडिएशन करवा के और ऐसा हल निकाला जाए कि उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वापस ले लिया जाए और इमरान खान जो इलेक्शन इमीडिएटली अनाउंस कर दें और इंटरिम गवर्नमेंट बन जाए जो कि वो फिर उसके बाद इलेक्शन करवाए ताकि फेयर एंड फ्री इलेक्शन जिस पर किसी को एतराज भी ना हो। ये मुल्क के लिए बहुत बेहतर है। इस वक्त हम ना इंस्टेबिलिटी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस वक्त मुल्क को मोर स्टेबल चाहिए, इस वक्त बहुत इस्तेकाम चाहिए। इकोनॉमिक क्राइसिस पहले ही चल रही है, महंगाई का बुरा हाल है, पेट्रोल की। अच्छा, तो ये भी बताइए ब्रिगेडियर हारिस के इमरान खान साहब की बात की जाए तो उन्होंने तहरीक अदम एतमाद को आलमी साजिश करार दिया है और एक ख़त के हवाले से भी उन्होंने कहा, कल सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात भी की जिसमें कुछ डिटेल बताई गई। तो क्या हकीकत है इस ख़त की, क्या ये वाकई इंटरनेशनल साजिश है? और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद है, इस वजह से जो है वो ये तहरीक चलाई गई है। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है, मुझे तो कम अज कम पाकिस्तानी हमेशा से जी जो है ये फॉरेन एलिमेंट जो है वो पाकिस्तान में हमेशा इंटरफेयर करते हैं। अपनी मर्जी की हुकूमत बनाते हैं, अपनी मर्जी की हुकूमत को गिरा देते हैं। आपके सामने लियाकत अली खान का इंसिडेंट देख लें, फिर उसके बाद अयूब खान को कैसे हटाया गया, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को किसी के फांसी दिलवाई गई, जाकर जहाज गिरा दिया गया, जब मुशर्रफ को चेंज किया गया। ये इंटरव्यूज होती है। लेकिन जिस तरीके से ये कर रहे हैं कि क्लियर बोर्ड ने सुन यही है कि पैसा भी काफी लगाया है और बड़ा थ्रेट भी दिया कि अगर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नाकाम होती है उससे बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। दे हैव नो राइट टू इंडिकेट। लेकिन फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने एज ए सॉवरन इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट के तौर पर बिहेव करना शुरू कर दिया है और यही उनको नहीं पसंद है क्योंकि पहले हम उनकी मर्जी के फैसले करते हैं। अभी हमने इंडिपेंडेंट पॉलिसी ली है, रशिया के वक्त विजिट भी किया है, अमेरिकन खुश नहीं है क्योंकि हमने उनको यहाँ पर बेसिस नहीं दिए। अफगानिस्तान के अंदर खुश नहीं कि वो शिकस्त अपनी गलती से खाई है, पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं। लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कड़वा पी के ये स्टैंड लेना चाहिए। आई सपोर्टेड और इस वक्त मुल्क के लिए बेहतर है कि एक एमिकली ये इसको रिजॉल्व किया जाए ताकि मुल्क को और कम अज कम हमारे जो यहाँ पर क्राइसिस है इस वक्त वो उससे निकल सके। सही। तो आप क्या समझते हैं ब्रिगेडियर हारिस कि अभी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, अर्ली इलेक्शन कॉल कर लेनी चाहिए, क्या उनके लिए बेहतर होगा इस वक्त? देखें, इस्तीफ़ा तो इमरान खान कभी भी नहीं देगा। ही इज़ अ फाइटर
चाहे वो उनकी क्रिकेट टीम में हम उनको जानते हैं जब से उनको देखें। और उन्होंने कहा भी है मैं आखिरी बॉल तक जो है वो लड़ूंगा, फाइट करूंगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि मेडिएशन करवाई जाए ऑपोजिशन टीम की बैठ के साथ, एक नेगोशिएशन की जाए और हाल ये भी निकाले जाए कि इमीडिएटली इलेक्शन अनाउंस कर दें, जो ऑपोजिशन अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वापस ले, ताकि ये स्ट्रीट पावर लड़ाई झगड़ा ये खत्म हो जाए और मुल्क एक इलेक्शन करवा के इस क्राइसिस से निकलें, ताकि जो भी हुकूमत है जिसको अवाम सिलेक्ट करें वो आए और फिर वो मुल्क का बागडोर संभाल लें। सही, ठीक है। और ब्रिगेडियर हारिस, आपने अभी ये भी कहा था कि जब भी हमने अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखे, जब भी कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, जब भी वो कोई लीडर हमारे सामने आता है तो आलमी ताकतें उसको हटा देती हैं या फिर उसको मरवा देती हैं। और कल ये भी कहा गया है कि उस ख़त के हवाले से कि इमरान खान साहब को थ्रेट भी है और उन्हें की जो है वो धमकियाँ भी दी जा रही हैं। इस हवाले से भी कोई कोई अपडेट है आपके पास? देखें, हमेशा से ये होता है कि यहाँ हुकूमतें चेंज की जाती हैं और फर्स्ट टाइम ये एक आपको ऐसा लीडर भी मिला था जो एटलीस्ट ही वाज वर्किंग फॉर पाकिस्तान, किसी की डिक्टेशन नहीं ले रहा था। और ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं आपके सामने। लियाकत अली खान को शहीद किया गया, जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी दिलवा दी गई, उसके बाद जाके जहाज गिरा दिया गया। तो आई थिंक इन हिसाब से देखें तो लाइफ तो थ्रेटेंड है, बिकॉज ही इज द वन हु इज स्टैंडिंग फॉर पाकिस्तान और वो इसके ऊपर काफी काम भी कर रहे हैं। तो उम्मीद करना चाहिए कि इस वक्त जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, एजेंसीज हैं, वो अपना काम करती हैं और मुल्क को इन क्राइसिस निकालना बहुत जरूरी है। इसमें अपोजिशन को जाती मफादात, पोलिटिकल मफादात के बजाय पाकिस्तान के मफाद को देखते हुए आई थिंक कहीं ना कहीं एमिकली इसको रिजॉल्व कर लेना चाहिए। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस आपके वक्त का। जी, आप होंगी जैसे अभी ब्रिगेडियर हारिस भी बात कर रहे थे कि जब भी हम पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो कोई भी ऐसा लीडर जब उभर कर आता है तो उसको या तो मरवा दिया जाता है या हटा दिया जाता है। यानी पाकिस्तान के हक़ में जो बेहतर होता है, आपको नहीं लगता कि उसको कहीं ना कहीं उसको साजिश करके हटा दिया जाता है? तो अभी अगर इमरान खान साहब चले जाते हैं तो आपको लगेगा नहीं कि वाकई वो इंटरनेशनल जो आलमी ताकतें हैं वो कामयाब हो गई हैं? मैं इस बात से एग्री नहीं करता। उसकी वजह ये है कि देखें ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा पॉइंट ऑफ देखें, जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी 79 की बात है, वो सबसे बड़े अवामी लीडर थे उस वक्त। अवाम में उनकी पावर थी, अवाम उनके साथ खड़ी थी। तो तभी तो हटा दिया गया ना उनको। मुल्क में ऐसी इंटरनेशनल लेवल पे एक वो थ्रेट बन गए थे ना, क्योंकि वो एज ए लीडर उभर कर आए और वो बहुत मतलब उस वक्त पावरफुल थे जब उनको फांसी दी गई। 60% अवाम उनके साथ थी, लेकिन उस वक्त भी मुल्क में ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा हुई जिससे मुल्क को कोई खतरा लाहक हो। ठीक है, उस वक्त एक आमजेज की हुकूमत थी, उन्होंने मुजाहरे को कंट्रोल किया, सब कुछ किया। इस वक्त इमरान खान के साथ तो अवाम नहीं है उतनी बड़ी तादाद में जितनी भुट्टो साहब के साथ थी। और PTI के जो लोग हैं वो इतने पावरफुल नहीं है कि वो रोड पे आके ऐसे कोई हंगामे खड़े करें जिससे जैसे फजल रहमान साहब के लोग हैं, जैसे पीपल्स पार्टी के जियाले हैं या नवाज शरीफ के लोग हैं कि वो रोड पे आके जब एजिटेशन करते हैं तो सूरत हाल गंभीर हो जाती है। लेकिन PTI का ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है। वो सिर्फ एक ही जगह पे खड़े होकर उनके मुजाहरे रहे हैं या जलसा रहा है। माजी में हमने PTI की ऐसी कोई क़ुव्वत नहीं देखी, स्ट्रीट पावर नहीं देखी कि उन्होंने सड़कों पर आके को बहुत ज़्यादा हंगामे खड़े किए हों। तो अगर इमरान खान की हुकूमत जाती है तो लेकिन वाजिद साहब एक बड़ी तादाद है जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करती है और ऑब्वियसली तभी वो सेलेक्ट होकर आए। और अभी भी जो जलसा हुआ वो कोई ऐसा मायूस कुन नहीं था, बहुत सारे लोग उनके साथ थे। बेशक हमें बहुत ज़्यादा इस दौर में महंगाई का सामना करना पड़ा, लेकिन अभी भी एक चीज़ उनके साथ तो ये है ना कि हाँ, सब लोग उनको उनके बारे में कहते हैं, इवन अपोजिशन के भी लोग के इमरान खान साहब की जो दयानतदारी है उस पर तो कोई शक नहीं कर सकता। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब खुद बजाते खुद एक ईमानदार आदमी है, ईमानदार सियासतदान है, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो चोला बैठा हुआ है उनमें से अक्सरियत ऐसी है जो इस काबिल नहीं है कि वो हुक्मरानी में उसका कोई हिस्सा हो। उनमें बहुत सारे चोर हैं, लुटेरे हैं, जो लोग ये कहते हैं, ज़रा ये बताते हैं कि उनकी बहुत सारी करप्शन है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत जाएगी तो उनके खिलाफ भी फिर इल्ज़ामात लगने शुरू होंगे, उनके खिलाफ भी केसेस बनेंगे। अभी चूँकि वो हुकूमत में है तो वो सारे केसेस छुपे हुए हैं। बिल्कुल सही। चलें, इस चीज़ का फ़ैसला हो जाएगा, अब कम ही दिन रह गए हैं और ऊँट किस करवट बैठेगा, क्या तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं, इसका फ़ैसला कुछ दिन में हो जाएगा। मज़ीद बात करेंगे और आपको बताएंगे कराची में गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जो पारा है वो 42 डिग्री तक जा पहुँचा है। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन लेते हैं अभी एक ब्रेक। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10।
जी, एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद करते हैं फिर से सिटी एट 10 में। मैं हूँ जहरा रज़ा और बात करेंगे अब कराची के मौसम की, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म है और पारा जो है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा है और महकमा मौसमियात का कहना है कि मज़ीद जो है गर्मी बढ़ेगी और 1 अप्रैल तक जो गर्मी की शिद्दत है वो ज़्यादा रहेगी। और अभी 42 डिग्री तो है लेकिन फील लाइक 44 है। और कल तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी लू थी कि जब मैं बाहर निकली तो मुंह पूरा जल रहा था। तो इस मौसम में आपको अपना ख्याल कैसे रखना है, इस हवाले से बात कर लेते हैं। वाजिद साहब, एकदम देखा है हमने गर्मी की जो लहर आई है और कल तो बाकायदा लू चल रही थी। बिल्कुल, कल 42.5 था और 12 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। 2010 मार्च में 42.2 था, यानी इतनी गर्मी 12 साल में नहीं पड़ी, मार्च के महीने में जितनी अभी पड़ी है। और देखें, ये कह देना चाहिए कि इस वक्त हीट वेव चल रही है। पता नहीं क्यों हुकूमत इस चीज़ का ऐलान नहीं करती। उसे पता है जब ये हीट वेव का ऐलान करेगी तो उसे इकदाम करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो हुकूमत अपनी जान छुड़ाने के लिए हीट वेव कब करेगी, इससे ज़्यादा गर्मी कब पड़ती है, शदीद गर्मी पड़ी है। अच्छा, अजीब बात है कि मार्च के महीने में हीट वेव्स आ गई, पहली दफ़ा ऐसा। वाकई सही कहनी है, मैंने कभी भी मार्च में इतनी गर्मी नहीं दिखी। 12 साल पहले पड़ी होगी, वो याद नहीं होगा क्योंकि शहर में जहाँ जॉब कर रहा था सुबह मेरी नाइट चला करती थी। और मार्च 2010 की बात है, तो मैं तो सुबह आगे सो जाया करता था ठंडे एसी में। लेकिन शदीद गर्मी है, जब बाहर निकले आप फील्ड में जाएं तो आपको एहसास होता है, जब आपके पास एसी वाली गाड़ी ना हो और आप धूप में जब घूम रहे हो तो आपको शदीद गर्मी लग रही होती है। कल तो एसी भी काम नहीं कर रहा था, ऐसी गर्मी थी कराची में। और जून जुलाई या मई का मंथ होता है कि शदीद गर्मी होती है। मार्च के महीने जो इतना एक्सट्रीम वेदर की हम फेस कर रहे हैं, सर्दियाँ आती हैं तो एकदम बहुत लेट सर्दी है और बहुत ज़्यादा हो जाती है, गर्मियाँ हैं तो बहुत गर्मियाँ। इसको कैसे, क्या वजह है? अभी जो वजह बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो है हवाओं का रुख चेंज हुआ है, जिसके असरात कराची में पड़े। जो मैंने खबर में पढ़ा था उसके मुताबिक तो ये है जो कि अफगानिस्तान में हवाओं का रुख हुआ है, जिसकी वजह से कराची में, चूँकि बलूचिस्तान में भी गर्मी पड़ी है तो उसकी भी हवाएं कराची में शिफ्ट होती हैं, तो फिर वो कराची में गर्मी लेके आती हैं। फिर नमी का तनासुब कम है, वो गर्मी की शिद्दत बढ़ा देता है। फिर सबसे बड़ी बात, आवाम के लिए सड़कों पे मैंने पिछले साल तक देखे थे कि वाटर कूलर रखे गए थे, जिसकी वजह से लोग गाड़ियों से रुक के या पैदल चलने वाले पानी पिया करते थे, ठंडे ठंडे कूलर रखे थे। लेकिन अब कूलर नहीं नज़र आ रहे हैं कहीं भी। एटलीस्ट क्या वो मई का इंतजार करेंगे, अभी मार्च माह या अप्रैल रमज़ान की बात का इंतजार करेंगे? यही 2 महीने होते हैं। सबसे ज़्यादा जो मैंने गर्मी देखी है कराची में वो अप्रैल और मई में देखी है। सबसे गर्म महीना मई मुझे लगता है। जून में तो बारिशें शुरू हो जाती हैं, जुलाई थोड़ा मौसम बेहतर हो जाता है। मई और अप्रैल तो ज़ाहिर है आपको पता है रमज़ान होगा तो उसमें कूलर नहीं रखे जाएंगे। तो कब रखे जाएंगे? बहुत सारे क्या नाम है, लोग जो पैदल चल रहे होते हैं, ख़वातीन चल रहे होते हैं, बुजुर्ग, उनके लिए एटलीस्ट जो सिंध गवर्नमेंट है या कराची की इंतज़ामिया है वो कूलर रखे। 2-2.5 करोड़ की आबादी है, उसके लिए पानी की बहुत ज़रूरत है जब तक रमज़ान शुरू नहीं होते। सही। और इस मौसम में हम बात करें अगर गैस बहरान की, तो कराची में शदीद गर्मी आ गई है लेकिन गैस बहरान जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। कराची के इस वक्त इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी गैस प्रेशर में कमी है और लोगों को गैस की लोड शेडिंग का सामना है, जिसकी वजह से जो घरेलू सार्फिन हैं वो तो परेशान है। इसके अलावा CNG सेक्टर की अगर बात की जाए तो वो भी हर 4 दिन बाद 3 दिन के लिए बंद कर दी जाती है, तो CNG सेक्टर वाले भी मुश्किलात का शिकार हैं। इस हवाले से बात करते हैं। जी वाजिद साहब, गर्मी इतनी आ गई है और पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है, सर्दियों में होता है गैस के प्रेशर में क्योंकि ज़ाहिर डिमांड बढ़ जाती है। अभी तो डिमांड भी नहीं है, अभी क्यों गैस प्रेशर में कमी है? और अभी भी बहुत सारे ऐसे कराची के इलाके हैं जहाँ पर गैस की कमी का सामना करना पड़ा है लोग। देखिए, मकामी तौर पर हमारे पास जो गैस की पैदावार है वो कम हो रही है। 2015 से हम गैस दरामद कर रहे हैं। 2 तरह से हम गैस हासिल करते हैं, एक तो हम मकामी तौर पर जो पैदावार होती है और एक हम जो दरामद करते हैं। पाकिस्तान में यौमिया 4 बिलियन क्यूबिक फीट की ज़रूरत है गैस की, और हम मकामी तौर पर 2.8 बिलियन क्यूबिक फीट जो है वो तैयार करते हैं। तो 1.2 बिलियन क्यूबिक फीट हम दरामद करते हैं। तो ज़ाहिर है जब हमें महंगी रेट में मिलती है तो यहाँ से गैस भी महंगी होती है। बाज़ औक़ात हमें गैस लाने में कभी कभार देर हो जाती है, जिसकी वजह से जो है कमी ज़्यादा हमें पड़ जाती है। फिर दूसरा, हम जो है सनती जो है एरिया, उसको हम ज़्यादा गैस फ्राहम करते हैं। इस बार भी ऐसा हुआ था दिसंबर जनवरी में, जो इतनी घरों में गैस की कमी हो गई थी। उसकी वजह है कि हमने सनती जो सेक्टर है उसमें हमने इंडस्ट्रियल एरिया में गैस की फ्राहमी ज़्यादा रखी और घरेलू सार्फिन को गैस की हमने कमी की, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसका भी एक रीज़न है कि हमने क्यों ऐसा किया जो हमें नहीं करना चाहिए था। मैं कभी उस पर फिर बाद में बात करूँगा। लेकिन अगर हमने अब तक गैस के लिए कोई तवील मनसूबाबंदी नहीं की, सन 2000 के
के बाद से ही हमें गैस की कमी का सामना करना पड़ा था। अगर हम उस वक्त भी गैस के लिए कोई ऐसे अमल कर लेते जिसकी वजह से तवील मनसूबाबंदी कर लेते तो आज हमें इस मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। फिर LNG मामलात में हमें कुछ करप्शन का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से हमें ये इशूज़ देखने को मिले। तो अगर हम तवील मनसूबाबंदी करेंगे, ये 1.2 बिलियन जो हम बाहर से दरामद करते हैं, अगर उसका हम पहले से कोई बंदोबस्त कर लेंगे, चूँकि मुकामी तौर पर गैस पैदावार जो हो रही है उसमें कमी भी आ गई है, जो ज़खायर हैं हमारे बहुत सारी जगहें ऐसी हैं वाजिद साहब के गैस की जो लीकेज है पाइपलाइन से, वो भी एक बड़ी वजह है इसकी, ज़ाया हो जाती है गैस। और हम जो बाहर से दरामद करते हैं वो हमें बहुत महंगी गैस पड़ती है। मुकामी तौर पर जो हम गैस तैयार करते हैं MBTU, $5 फी MBTU हमें पड़ती है, $5 की। हम जो बाहर से मंगाते हैं वो $30 की पड़ती है हमें, तो हमें महंगी बहुत पड़ती है, जिसकी वजह से गैस की कीमत भी आप देख रहे हैं रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और हमें गैस की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है। सही सही। चलेंगे अपनी अगली स्टोरी की जानिब और आपको बताएं कि शहर कायद में कोरोना केसेस की बात की जाए तो वाज़ही है, लेकिन वैक्सीन लगवाने वालों की जो तादाद है उसमें भी साथ साथ इजाफा हो रहा है। ख़ासतौर पर वो लोग जिन्होंने एक डोज लगवा ली थी और अब वो दूसरी डोज जो है वो लगवा रहे हैं और इसकी जो शरह है वो 77% तक जा पहुंची है। तो इस हवाले से बात कर लेते हैं। जी वाजिद साहब, कोरोना केसेस में वाज़े कमी आई है, लेकिन अच्छी बात है कि अभी भी, क्योंकि अब वबा तो है मौजूद हमारे बीच में ही है, तो वैक्सीनेशन अभी जो 2 कंप्लीट डोज की अगर हम बात करें तो फुली वैक्सीनेटेड तकरीबन 77% लोग हो गए हैं। अच्छी बात है। जब ये कोविड का ओमिक्रॉन का वेरिएंट चल रहा था तो ये 60s पे थी और गुज़िश्ता 3 महीनों में आवाम ने बड़ी तादाद में, शहर में, ये कराची की बात हो रही है, बड़ी तादाद में वैक्सीन लगाई है, लेकिन बूस्टर अभी भी 2 पॉइंट से 3 पॉइंट पे गया है। उसकी एक वजह ये भी है कि बहुत से लोगों के 6 महीने जो हैं वो कंप्लीट नहीं हुए, जिसकी वजह से बूस्टर में ये 2 से 3% पे चला गया। लेकिन अभी भी शहर में 17 लाख ऐसे लोग हैं, 17,993 ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक भी वैक्सीन नहीं लगाई है। ये मैं आपको बता रहा हूँ 12 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की तादाद 17 लाख ऐसे हैं अभी भी शहर में लोग हैं जिन्होंने एक भी वैक्सीन नहीं लगाई है, जो बहुत ज़रूरी है। 1 करोड़ 22 लाख के करीब आबादी ऐसी है जिन्होंने कम से कम एक वैक्सीन लगाई है, जबकि 94 लाख के करीब आबादी ऐसी है जिसने दोनों वैक्सीन लगा ली है। जो आप बता रहे हैं कि 77% ऐसे हैं जो फुली वैक्सीनेटेड है और 86% ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम एक वैक्सीन लगाई है। तो ये जो अभी भी लोग बाकी रह गए हैं, तकरीबन आप 17 लाख बोल रहे हैं, 17 लाख, तो ये भी एक बड़ी तादाद है। तो बहुत सारी जगह अब तो वैक्सीनेशन हर जगह ज़रूरी करार दे दी गई है। देखिए घर घर वैक्सीन भी हो रही है, मुहिम, दूसरी मुहिम चल रही है। अब तो आपकी और डोर पे आके भी बच्चे भी लगवा सकते हैं। 12 साल से उम्र बच्चे अलाउ गए इस साल जनवरी से, जबकि गुज़िश्ता साल मार्च से पूरे मुल्क में वैक्सीन लग रही है। 1 साल से वैक्सीन लग रही है। अभी भी 17 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है। देखिए, और ये वो लोग हैं जो कभी भी नहीं लगाएंगे, जिन्होंने 1 साल में नहीं लगाई। इनका ख्याल ये है कि हम लोग, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और हम लोग जो है वो बाकी रह जाएंगे, बच जाएंगे। जो एक थ्योरी की साजिशी थ्योरी होती है कि जी इससे बीमार पड़ जाएंगे, आपको ये नुकसान हो जाएगा, ये वो लोग हैं 17 लाख लोग जो नहीं लगा रहे। क्योंकि देखिए 1 साल में हर आदमी को पता चल चुका है, हर आदमी का कोई ना कोई करीबी शख्स इससे मुतासर हो चुका है, उन्होंने नहीं लगानी, ये नहीं लगाएंगे। सही। और यही हम अपील करेंगे जो 17 लाख लोग हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है वो लगवाएं, क्योंकि आपके इर्द गिर्द सब वैक्सीनेटेड हैं और किसी को कुछ नहीं हुआ, सब जिंदा हैं, तो आप भी जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। मज़ीद बात करेंगे प्रोग्राम में, वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी 10। जी, एक ब्रेक के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं सिटी 10 में। चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जाने, बात करेंगे इस वक्त जो अदालत के हुक्म पर इंसदादे जो मुख्तलिफ गैर कानूनी तजावुज़ात को गिराने का जो हुक्म जारी है, उसके हवाले से आपको बताएं कि 40 से ज़ायद शादी हॉल्स ऐसे हैं करौंगी के एरिया में जिनको गिराने का हुक्म दे दिया गया है और उसके बाद जो है इनको मिसमार किया जा रहा है। करौंगी क्रॉसिंग पर ये शादी हॉल्स मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये है कि शादी हॉल्स हैं और ये आज से नहीं कई सालों से मौजूद हैं। जब इनको बनाया जा रहा था, जब इनकी तामीर हो रही थी, उस वक्त इदारे कहाँ थे, उस वक्त नहीं पता था क्या ये गैर कानूनी है। तो इस सवाल से बात करते हैं। वही सवाल बार बार वाजिद साहब के, जब ये बिल्डिंग्स बन रही होती हैं या शादी हॉल्स बन रहे होते हैं तब इदारे कहाँ होते हैं। और बाकायदा अभी हमने जैसे नस्ला टावर का केस देखा तो वहाँ पे जो उनके बिल्डर्स थे उन्होंने तो यही कहा कि हम हर चीज़ मतलब लीगल प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बाद ये बिल्डिंग बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद फिर पता चला कि ये जो एरिया है वो गैर कानूनी है। देखिए ये तो गैर कानूनी ही थे सारे ना। और मैं गुज़िश्ता 20 साल से, आज से 20 साल पहले मैं करौंगी गया था जब भी मैंने हॉल्स देखे थे। बात ये कि इन शादी हॉल्स वालों ने तो खूब कमाया, गैर कानूनी इन्होंने ये हॉल्स बनाए, कोई परमिशन नहीं ली, उसके बाद उन्होंने खूब कमाया, खूब पैसे। लेकिन इस पर देखिए पैसा कौन, जो वहाँ पे मजदूर काम कर रहे हैं
उन मज़दूरों को यानी एकदम से उनकी नौकरी ख़त्म हो गई, काम ख़त्म हो गया और वो बेरोज़गार हो गए। और ये एक दो नहीं है, ये भी हज़ारों की तादाद में है। इसमें पिसा वही, लेकिन जो शादी हॉल मालकान है वो तो एक मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे थे, गैर कानूनी जगह पर उन्होंने हॉल बनाया हुआ था, उन्होंने खूब कमाया, लेकिन इसमें पिसा कौन? मजदूर। अब अगर अच्छा, ये जो शादी हॉल मालिकान है, इनको पता था कि ये जो इन्होंने बताई गैर कानूनी? बिल्कुल इन्होंने पता था और वो कमा रहे थे और उसका वो पैसा देते थे, भत्ता दिया जाता था जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक। लेकिन देखें, हाई कोर्ट के फैसले को हम गलत नहीं कहेंगे, जो गैर कानूनी चीज़ है उसको यकीनन मसमार करनी चाहिए, लेकिन उसका कोई हल निकलना चाहिए, लेकिन हल नहीं निकला। अब ये हॉल ख़त्म हो गए, शादियाँ तो फिर भी हो जाएंगी शहर में, ऐसा नहीं है कि शादियों में कमी होगी, टेंट लगा के हो जाएंगे, लेकिन आवाम जो है इसमें बहुत सारे मजदूर जो हैं। अगर हम मालिकान की बात करें तो जिस तरह उन्होंने जितना उन्होंने एक हॉल बनाने में लगाया उससे ज़्यादा उन्होंने ऑब्वियसली कमा लिया, लेकिन जो लाखों लोग इससे बेरोजगार, लाखों या हज़ारों लोग इससे बेरोजगार हो गए, वो उनके लिए जो है बिल्कुल। उनको देखिए, नौकरी ढूंढना हमारे शहर में बहुत मुश्किल है, काम वैसे नहीं है, और इस शहर में बहुत सारे मजदूर तो ऐसे हैं जो बाहर से भी आके काम कर रहे हैं। अब उनको घरों में पैसा भेजना होता है, वहाँ पर उनका घर चलता है, यहाँ पे वो रहाइश इख्तियार करते हैं, उसका किराया देते हैं, खाना पीना करते हैं, तो हज़ारों की तादाद में लोग होंगे, तो फिर अफरा तफरी फैलेगी। बेरोज़गारी ख़त्म होने से ये होता है कि फिर छीना झपटी के वाक़यात, चोरी चकारी के वाक़यात बढ़ जाते हैं, तो ये वाक़यात भी बढ़ सकते हैं। सही। तो चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब और बात करेंगे, आपको बताएंगे महकमा स्कूल कराची के सरकारी गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल हुसैन हज़ारा गोट को शादी हॉल में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी अजीब सी बात है कि स्कूल को शादी हॉल में तब्दील कर दिया गया है, जहाँ पर दिन में बच्चे तालीम हासिल करते हैं और रात को शादियों की तकरीबात मुनक्किद होती हैं। तो इस हवाले से बात करते हैं जी, क्या कहेंगे, क्या रिमार्क्स हैं आपके? देखिए, इस पे तो आप हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, और ये शादी एक नहीं हुई है, ये खबर में ये कि स्कूल को शादी हॉल कैसे, मतलब यानी जो उसका ग्राउंड होगा ना, उसका ग्राउंड होगा, उसको उन्होंने शादी हॉल लगा दिया होगा, टेंट लगा दिए होंगे, उसमें शादियों की तकरीब करते होंगे उसके ग्राउंड में। ये क्लासों में तो नहीं होती ना, ग्राउंड में होती होगी। मसला ये है कि स्कूल की इंतज़ामिया इसमें मुलव्विस है, उसके बगैर ये काम नहीं हो सकता। तो होना ये चाहिए था कि स्कूल की इंतज़ामिया के खिलाफ एक्शन लिया जाता। सरकारी स्कूल है, जो प्रिंसिपल है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती, जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन कुछ नहीं हमारे यहाँ किया जाता। जैसे अभी आपने इससे पिछली स्टोरी में किया गया था कि शादी हॉल गैर कानूनी बनाया गया, उसमें मसमार कर दिया गया। क्या शादी हॉल मालिकान के खिलाफ एक्शन लिया गया? क्या शादी हॉल पे जो परमिशन दी गई है, यकीनन बगैर परमिशन के तो नहीं चला रहे होंगे ना वो, तो क्या उन सरकारी अफसरान के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? DCO के खिलाफ, असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ, या जिसने उन्हें परमिशन दी है शादी हॉल की, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन शादी हॉल मसमार कर दिया। ठीक है, ये तरीक़ाकार है हाई कोर्ट के हुक्म पर, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई तो करें ताकि आइंदा को इस तरह कोई गलत काम ना करें। बिल्कुल। और ये भी इस तरह पता चला कि वहाँ के जो इलाका मकीन थे उन्होंने वीडियो बना के वायरल की, तो फिर पता चला कि स्कूल्स में जो है रात में शादियाँ होती हैं और दिन में पढ़ाई होती है। तो इस तरह के जुगाड़ी काम भी यहाँ पर कराची में चलते रहते हैं, किसी को ही करप्शन कहते हैं। और बहुत शुक्रिया वाजिद इस्फानी साहब आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम के हिस्से में कुछ और मौज़ूआत को शामिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से खुश आमदीद करते हैं सिटी एट 10 में। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और अब हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मौजू के हवाले से। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे इस दुनिया में ऐसे आते हैं जो कि जिनका होठ पैदाइशी तौर पर कटा हुआ होता है या फिर उनका तालू प्रॉपरली जो है वो नहीं बना होता। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो सालाना तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 11,000 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो कटे होठ या कटे तालू के साथ पैदा होते हैं। और ऑब्वियसली जब वो पैदा होते हैं तो उसके बाद अगर उनका होठ ठीक नहीं है या तालू ठीक नहीं है तो उनको और बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। और पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस भी लोगों को नहीं है। इसकी सर्जरी की अगर बात की जाए तो लोग नहीं कराते, माँ बाप नहीं कराते, तो जिसकी वजह से ये भी कहा जाता है कि अगर ऐसे बच्चों का बर वक्त इलाज ना किया जाए तो उनको ज़िंदगी का भी ख़तरा हो सकता है। तो इस हवाले से बात करेंगे कि क्या वजह होती है, क्यों बच्चे जो हैं वो इस तरह के कटे होठ या कटे तालू के साथ पैदा होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। और आपको बताएं कि पाकिस्तान में और कराची में बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो आज भी फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर रहे हैं। और उनमें से ही एक हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, जो कि 13 साल से अल मुस्तफ़ा वेलफेयर के साथ अटैच्ड हैं और वो ऐसे बच्चों की सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, जानते हैं कि वजह क्या है, क्यों बच्चे इस बर्थ डिफेक्ट के साथ पैदा होते
होते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर अशरफ, मुझे ये बताइए कि तकरीबन कहा जा रहा है कि 11,000 बच्चे जो हैं सालाना इस बर्थ डिफेक्ट के साथ पैदा होते हैं, और ये भी मैं देख रही थी कि जो कहा कि रिसर्च में माहिरीन का कहना है कि जो 6 मंथ से जो 9 मंथ का पीरियड होता है उसमें ये जो है तालू और होठ बच्चे के डेवलप हो रहे होते हैं। तो क्या माँ में कुछ कमी रह जाती है, कुछ खाने पीने में, किस वजह से ये डिफेक्ट होता है? सबसे पहले तो मैं ये करेक्ट कर दूं, जो आपने बताया 6 माह से 9 माह, ये गलत बताया। अच्छा। बच्चा जब माँ के पेट में बन रहा होता है तो ये पहले 6 से 8 हफ्ते में पता चल सकता है कि होठ कटा हुआ है या तालू कटा हुआ है कि नहीं। अच्छा, 6 से 8 हफ्ते में। अच्छा, अब आते हैं इसकी वजह की तरफ। इसकी वजह को हम तकसीम कर सकते हैं 2 हिस्सों में। एक हम कह सकते हैं कि जेनेटिक फैक्टर, जिसको हम मरूसियत कहेंगे, और दूसरा हम कहेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिसको माहौलियाती फैक्टर्स कहेंगे। सही। जेनेटिक फैक्टर्स में कजन मैरिजेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से ये हो सकता है। पाकिस्तान में हमने जो स्टडी की है 10 में से 3 बच्चे ऐसे होते हैं जो खानदान की शादियों की वजह से होते हैं, जिनको हम कजन मैरिजेस कहते हैं। ठीक है ना। और माहौलियाती फैक्टर बहुत सारे हैं, जिनमें सबसे जो रिकॉग्नाइज और जो आइडेंटिफाई हो गया है वो है फॉलिक एसिड की डिफिशिएंसी, जिसका मतलब है कि फॉलिक एसिड की कमी। अगर माँ के अंदर पहले 3 महीने में फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसको हम कहते हैं, उसमें अगर फॉलिक एसिड की कमी है तो कटा हुआ होठ, कटा हुआ तालू पैदा हो सकता है। इसके अलावा अगर माँ सेल्फ मेडिकेशन लेती, अपनी तरफ से दवाएं खा लेती, उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा तापकारी शुआएं, जिनको हम एक्सरेज कहते हैं, अगर एक्सरे करवाते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। यह समझना जरूरी कि अल्ट्रासाउंड डिफरेंट है और एक्सरे डिफरेंट है। अल्ट्रासाउंड से कोई नुकसानात नहीं होते, लेकिन एक्सरे से नुकसान हो सकता है। अगर फर्स्ट 3 मंथ्स में मदर को पता नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है और उसने एक्सरे करा लिया, तो चांसेस हैं कि कोई भी पैदाइशी नुक्स हो सकता है, जिसमें से कटा हुआ होठ, कटा हुआ तालू भी हो सकता है। इसके अलावा माँ की एज, अगर माँ की एज 35 और 40 से अबव है तो हो सकता है। अच्छा। अगर माँ अगर स्मोकिंग करती है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। माँ अल्कोहल कंजम्पशन करती है, जो अपनी यहाँ कम होता है लेकिन करती है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये सारे डिस्पोजिंग फैक्टर जो उस तरफ ले जाते हैं। तो अभी तक किसी को ये नहीं पता है कि ये क्यों होता है, लेकिन मैं यहाँ बताना ज़रूरी समझता हूँ आपके तमाम नाजरीन को कि कटे हुए होंठ, कटे हुए तालु का कोई भी ताल्लुक सूरज गिरन और चांद गिरन से नहीं है। प्लीज़ ये आप याद रखें और सब लोगों को बताएं कि कटे हुए होंठ, कटे हुए तालु का ताल्लुक चांद गिरन, सूरज गिरन से नहीं है, माँ के मनूस होने से नहीं है, माँ के पे जादू के असर से नहीं है। ये बड़ा हमारे यहाँ मिसकंसेप्ट है कि आसिफ का साया है या माँ मनूस है या चांद गिरन, सूरज गिरन है, तो इसकी वजह से हो रहा है। इसका कोई ताल्लुक इसका बिल्कुल नहीं। आपने सही कहा डॉक्टर अशरफ। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि अगर सूरज गिरन या चांद गिरन में माँ ने जो ज़ाहिर है जो प्रेग्नेंट है उसने कुछ छुरी इस्तेमाल कर ली या कुछ इस तरह की चीज़, तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारी वजूहात हैं इसकी जो कि अभी डॉक्टर अशरफ ने बताई। अच्छा, जब बच्चा पैदा हो जाता है इस बर्थ डिफेक्ट के बाद, तो फिर क्या करना चाहिए? फौरी तौर पर उसकी सर्जरी तो नहीं हो सकती है, क्योंकि इतना छोटा बच्चा है। कितना टाइम आप लोग कहते हैं कि होना चाहिए कि बच्चा इस एज तक पहुंच जाए तो उसकी सर्जरी की जा सकती है? देखें, जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना, तो सबसे पहला प्रॉब्लम वालिदैन को होती है, साथ में ये नुक्स के साथ ये होता है कि बच्चे को दूध कैसे पिलाएं। सबसे पहला प्रॉब्लम हम कहते हैं फीडिंग का होता है। वो परेशान हो जाते हैं कि बच्चा होंठ भी कटा हुआ है, तालू भी कटा हुआ है, इसको दूध कैसे पिलाएं। हम लोग रिकमेंड करते हैं माँ का दूध। हम कहते हैं माँ का दूध पिलाना है। माँ का दूध, ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट। माँ का दूध पिलाना है, और माँ का दूध पिलाने का एक तरीका है, उस तरीके को हम कहते हैं हॉर्स राइडिंग पोजीशन। उस पोजीशन में ये होता है कि माँ की थाई एज अ हॉर्स काम करती है। बच्चे को इस तरह से बिठाना, एक दिन के बच्चे को भी इस तरह से बिठाना है कि जैसे घोड़े पे बैठा है। एक हाथ से उसको सपोर्ट देनी है माँ ने, दूसरे हाथ से उसको ब्रेस्ट उसके मुंह में डालना है और उसको प्रेस करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चा शुरू हो जाता है। अगर किसी वजह से माँ का दूध नहीं है और माँ दूध नहीं पिला पा रही और माँ समझ नहीं रही इस चीज़ को, जो हॉर्स राइडिंग पोजीशन को, तो क्लेफ्ट निप्पल मिलते हैं मार्केट में। लंबे निप्पल होते हैं, उनकी लंबी रीच होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्लेफ्ट निप्पल के साथ ये कि बच्चे को ऊपर रख के 45 डिग्री के जाविये पे या 90 डिग्री के एंगल पे, जैसे बच्चा तकरीबन खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, इस तरह से उसको दूध पिलाना। ये क्यों करना है कि सांस की, क्योंकि पायलट नहीं है तो सांस की नाली के अंदर जाने का खतरा होता है। तो अगर वो दूध लेटे लेटे पिलाएंगे, जैसे नॉर्मल बच्चों को लेट के पिलाते हैं, तो दूध सांस की नाली में चला जाता है, फिर बच्चे को निमोनिया हो जाता है और बाद दफ़ा
डेथ भी हो सकती अच्छा। है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को 45 डिग्री की जावी पे रख के दूध पिलाएं और या माँ का दूध पिलाएं, ये दो इम्पोर्टेंट है। जैसे ही ये मसला हल होता है तो जो बच्चा जिसका होंठ और तालू कटा होता है, यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि बाद बच्चे होते हैं जिनके सिर्फ होंठ कटे होते हैं, बाद बच्चे पैदा होते हैं जिनके सिर्फ तालू कटे होते हैं, और बाद बच्चे पैदा होते हैं जिनके होंठ और तालू दोनों कटे हुए। 15% बच्चे 100 अगर आप क्लेफ्ट लिप पैलेट के बच्चे लेंगे तो 15 बच्चे ऐसे होंगे जिनके सिर्फ होंठ कटा होगा, 40 बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिर्फ तालू कटा होगा, और 45% 45% ऐसे जिनका लिप और पैलेट दोनों कटा हुआ होता है, होंठ और तालू दोनों कटे हुए होते हैं। तो इनमें ज़्यादा फीडिंग का मसला होता है। अब साथ साथ में हम लोग क्या करते हैं कि जो क्लेफ्ट लिप पैलेट का काम है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। मल्टी डिसिप्लिन का मतलब है कि इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन इन्वॉल्व हैं। जैसे मैंने पहले बताया, बच्चों को डॉक्टर है, साथ में ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं। ऑर्थोडोंटिस्ट कौन होते हैं? दांतों के डॉक्टर की एक किस्म होती है जी। जो एक स्पेशलिस्ट होते हैं जो इस गैप को तारों के जरिए, क्लिप्स के जरिए, उसके जरिए कम करते हैं। तो हमें फौरी तौर पे उनकी मदद की जरूरत होती है पहले 3 महीने में। पहले 3 महीने में वो टेप्स वगैरह लगा के उसको कम करते हैं। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो 2 चीज़ें फौरी तौर पे होनी चाहिए। एक फीडिंग का मसला हल होना चाहिए, दूसरा ऑर्थोडोंटिक इलाज शुरू हो जाना चाहिए। ऑर्थोडोंटिस्ट प्लेट भी बना के देते हैं जिससे फीडिंग में भी आसानी हो जाती है। 3 महीने उनका ट्रीटमेंट चलता है तो गैप भी कम हो जाता है, नाक भी उड़ जाती है और काफ़ी हद तक शक्ल बेहतर हो जाती है। और 3 महीने के बाद हम सर्जरी करते हैं। अच्छा, सर्जरी का मैं बाद में बताऊंगा। हाँ, सही। यानी 3 महीने के बच्चा जब 3 महीने का हो जाए उसके बाद सर्जरी हो सकती है इसकी, ठीक है। और अगर तालू की बात की जाए, जैसे आपने कहा तालू कटा है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फीडिंग में आती है, इसके अलावा और क्या सेहत पर असर पड़ सकता है बच्चे की? तालु का जो ताल्लुक है वो आवाज़ से, आवाज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मैं अभी जो बातचीत कर रहा हूँ आपके साथ, मेरी आवाज़ अगर नॉर्मल है तो इसलिए कि मेरा तालु नॉर्मल है। लेकिन अगर मेरा तालु कटा हुआ होगा तो मैं जब बात करूँगा तो मेरी आवाज़ नाक से निकलेगी, नाक से निकलेगी। तो नाक से जब आवाज़ निकलती है उसको हम नेजल स्पीच कहते हैं, और या इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में राइनोलेलिया कहते हैं। नेजल स्पीच जो तालु की जो सर्जरी है वो हम ये रिकमेंड करते हैं कि 9 महीने से 18 माह के दरमियान हो जानी चाहिए। सही। 9 महीने से 18 माह के दरमियान इसलिए होनी चाहिए कि नॉर्मल स्पीच डेवलप हो। अगर नॉर्मल स्पीच डेवलप नहीं होगी, टाइम गुजर जाएगा, 18 महीने के ऊपर चला जाएगा, जब बच्चा बोलना शुरू कर देगा, स्पीच मैकेनिज्म डेवलप हो जाएगा, तो फिर वो सही नहीं बोल सकेगा। इसलिए ज़रूरी है कि 9 महीने से 18 माह के दरमियान क्लेफ्ट पैलेट की, कटे हुए तालु की सर्जरी होनी चाहिए। और ये मैसेज आपके ताउन से जाना चाहिए नाज़रीन को कि 9 महीने से 18 माह में तालु की सर्जरी मस्ट है। सही, ताकि जब बच्चा बोले तो वो उसकी जो आवाज़ है वो ख़राब ना हो। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो कि ये समझ लेते हैं कि बच्चा इस डिफेक्ट के साथ पैदा हुआ है, पूरी ज़िंदगी उसको इसी तरह रहना है, इलाज के लिए नहीं आते, देर कर देते हैं। जब बच्चा 4 साल का, 5 साल का हो गया तब इलाज के लिए आते हैं। तो उस वक्त मुमकिन है ये सर्जरी? इलाज हर उम्र में मुमकिन है, ऐसा नहीं कि मुमकिन नहीं। मैंने 45 साल 45 ईयर्स वाले की भी पैलेट की सर्जरी की है, और 60 साल वाली खातून की भी लिप की सर्जरी की। इलाज हर उम्र में मुमकिन है, लेकिन हर इलाज के एज के साथ उसके प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे अगर सपोज मैं 45 साल वाले के तालु की सर्जरी करूंगा तो मैं इसको ये बता दूंगा आपकी आवाज़ बेहतर हो जाएगी, नॉर्मल नहीं होगी। तो 2 चीज़ें हैं, एक नॉर्मल हो जाना बिल्कुल जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, और एक नाक से जो एलिमेंट है वो बेहतर हो जाता है। और साथ साथ में हमें ज़रूरत होती है, और हमारी टीम का मेंबर होता है स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एक स्पेशलिटी है जिसमें ख़ास आवाज़ पे जोर दिया जाता है। ये आवाज़ की ट्रेनिंग करते हैं, बच्चे को सही बोलना सिखाते हैं, और काफ़ी हद तक बच्चे की आवाज़ नॉर्मल हो जाती है। तो अगर कुछ लोग जो लेट शामिल होते हैं हमारे साथ ट्रीटमेंट में, अगर वो सारे कोलैबोरेशन करें, प्लास्टिक सर्जन का काम, मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ, मेरा काम 80% है, लेकिन 20% काम दूसरे लोगों का है। अगर वो पेशेंट उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली बेहतरी आती है। सही। तो डॉक्टर अशरफ, जो बच्चे मतलब जिनका होंठ कटा हुआ होता है तो किस तरह सर्जरी होती है और क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं जो आप बेसिकली करते हैं? 3 महीने के बाद से लेके 80 साल तक उम्र तक क्लेफ्ट लिप की, कटे हुए होंठ की सर्जरी हो सकती है। सही। खुशकिस्मती से कटे हुए होंठ के कोई फंक्शनल प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। काम के प्रॉब्लम नहीं, जो प्रॉब्लम होती है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जो भी नफ्सियाती प्रॉब्लम होते हैं। इसलिए साइकोलॉजिस्ट भी हमारी टीम का मेंबर होता है।
अच्छा। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से उनको एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। 3 महीने के बाद से लेकर हम कभी भी कटे हुए होंठ की सर्जरी कर सकते हैं और होंठ की सर्जरी के बाद काफ़ी हद तक वो बेहतर हो जाता है। अब जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है, रिफाइनमेंट हो रही है, हमारी सर्जिकल स्किल्स बढ़ रहे हैं, मरीजों को पता चल रहा है, तो हमारे रिजल्ट भी अच्छे होते जा रहे हैं। अब हम लोग जो सर्जरी करते हैं वो 1 साल के बाद पता भी नहीं चलता है कि इसका होंठ कटा हुआ था। और तालु की इतनी आवाज़ इतनी बेहतर हो गई, अल्लाह का शुक्र है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली हर आदमी गेन करता है। तो हम लोग पाकिस्तान के जो प्लास्टिक सर्जन हैं जितने भी हैं, जो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 250 प्लास्टिक सर्जन हैं, 250 में से तकरीबन 25 के करीब ऐसे प्लास्टिक सर्जन हैं जो कटे होंठ कटे तालु की सर्जरी में इन्वॉल्व हैं, टोटली इन्वॉल्व हैं, और उनका काम अच्छा है और सारे के सारे अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। सही। और ये बड़ी बात है कि आप जो ये अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के साथ आपका ताल्लुक़ है और आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे बच्चों की सर्जरी करते हैं, क्योंकि एक तो माँ बाप के लिए तकलीफ दे है कि बच्चे को इस तरह देखना, फिर बच्चा अगर थोड़ा बड़ा होता है तो ख़ुद भी वो एहसास कमतरी में चला जाता है। तो क्या मैसेज इस हवाले से देना चाहेंगे, और ये जो आप काम कर रहे हैं इस हवाले से भी? देखिए, काम तो मैं शुरू किया हुआ है 2004 से और करता रहूँगा इंशाल्लाह, लेकिन इस काम के 2 पहलू हैं। एक पहलू तो पेशेंट का ट्रीटमेंट है और दूसरा पहलू यंग सर्जन्स की ट्रेनिंग है। मैं खाली ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं उनको इलाज कर रहा हूँ, मैं जितने भी यंग प्लास्टिक सर्जन्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ। तो ये इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि मैं ज़्यादा 5 साल 10 साल 20 साल, मैं 100 साल तो ज़िंदा नहीं रहूँगा। तो ये पीछे एक सदके जारिया के तौर पे जो ट्रेन करके मैं जा रहा हूँ, इंशाल्लाह ये इस गार्डन को और हरा भरा करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो नाज़रीन को तो मेरा मैसेज यही है कि कटे होंठ कटे तालु देख के परेशान ना हो। हम लोग प्रोग्राम हमारा बहुत, अब खाली ये नहीं है कि हमारा इस सर्जरी का, हमारा अवेयरनेस का भी काम है। हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, साइकोलॉजिस्ट भी है, ENT वाले भी है, ऑर्थोडोंटिस्ट भी, सारे लोग हमारे साथ हैं। तो ये पूरे पाकिस्तान में ये 3 जगहों पे हो रहा है, एक लाहौर में हो रहा है, एक गुजरात में हो रहा है और एक कराची में हमारे पास हो रहा है। इसको हम कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। कटे होंठ कटे तालु की सर्जरी बराए सर्जरी हम नहीं कर रहे हैं, हम सर्जरी के एक पर्पस के साथ सर्जरी कर रहे हैं। इस सर्जरी से मरीज को क्या फ़ायदा होगा और उसको ओवरऑल एक माशरे का कारआमद फ़र्द बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसकी सोशल इंटीग्रेशन हो सके। मैं चाहूँगा ये कटे हुए तालु वाला आज सर्जरी हो तो 20 साल आपकी तरह इधर बैठ के वो प्रोग्राम कर रही हो, ये हमारा एम है। या वो कटे हुए होंठ वाला हो तो आज अगर वो यहाँ पैदा हुआ है तो 20 साल के बाद 25 साल के बाद काम कर रहा हो, पीछे ना हो, लाइफ में पीछे ना हो, उसका पीछे नहीं होना चाहिए। हमारा एम यही है कि हम उसको माशरे के कारआमद फ़र्द बनाएं। सर्जरी बराए सर्जरी काम नहीं। सही, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका एम बहुत अच्छा है और हम दुआ गो हैं कि आप इसी तरह काम करते रहें और जो दूसरे यंग जो प्लास्टिक सर्जन हैं उनको ट्रेन भी करते रहें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अशरफ खान साहब, आप गनात्रा आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और बहुत ही इंफॉर्मेटिव बात भी आपने की और बेस्ट ऑफ लक भी कहते हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मज़ीद टॉपिक इंक्लूड करेंगे, लेकिन लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से खुश आमदीद करते हैं सिटी एट 10 में। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और एक बहुत ही अहम मौजू के हवाले से बात करेंगे वुमेन हरासमेंट की, जिसके वाक़यात जो हैं वो तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। और अभी हमने गुज़िश्ता कई दिनों में देखा कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए कि एक खातून या एक लड़की अगर घर से बाहर निकलती है तो उसे किस किस्म की जो है हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। और रोज़ाना की बेसिस पे ये कोई आज पहला दूसरा केस नहीं है, हर दिन कोई ना कोई लड़की किसी न किसी किस्म की हरासमेंट को फेस करती है। ये बात हकीकत है कि बहुत ज़्यादा केसेस में इजाफ़ा हो रहा है। ये पता नहीं कौन लोग हैं जिनकी नज़र में उनके मतलब जो दूसरी औरतें हैं, माएँ बहनें, किसी की जो बेटियां हैं, उनका एहतराम ख़त्म होता जा रहा है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये हमारे माशरे की अक्सरियत नहीं है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि केसेस में भी इजाफा हो रहा है। तो कौन है ये लोग, क्या वजूहात हैं, क्यों ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं? क्या तरबियत की कमी है, तालीम की कमी है, दीन से दूरी है, या फिर सज़ाओं का खौफ इन लोगों के दिल से ख़त्म होता जा रहा है? तो इस सारे एस्पेक्ट्स के हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट तलत यास्मीन ने, जो कि प्रेसिडेंट है वुमेन इस्लामिक लॉयर फोरम की। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तलत यास्मीन साहिबा।
वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया तलत साहिबा आपके वक्त का। सबसे पहले अगर बात करें हम हरासानी के वाक़यात की, तो मुसलसल इसमें इजाफा हो रहा है। और पहले एक वक्त था जब केसेस रिपोर्ट नहीं होते थे, अब क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू कभी आ जाता है, कोई वीडियो सामने आ जाती है, तो अब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। वजूहात की अगर मैं तलत साहिबा बात करूं, क्या समझती हैं आप, क्यों माशरती मतलब ये कैसा माशरती रवैया है, क्या समझती हैं क्यों ये केसेस बढ़ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा मौजू लेकर के आप आई हैं इस दफ़ा, इसलिए कि हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां जो कि तालीम के साथ साथ जॉब की तरफ भी जा रही हैं, और ये हमारी रियासत की तरफ से भी और सोशली तौर पे भी हम पे एक जिम्मेदारी भी बढ़ रही कि हम आगे बढ़ करके ये काम करें। लेकिन देखना ये चाहिए कि जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो क्या हमें वो प्रोटेक्शन मिल रहे हैं? क्या हम उसी अंदाज में, उसी प्रोटेक्ट वाले माहौल में जो कि घर से हमें हमारे बहन, हमारे भाई और हमारे बाप देते हैं, वो वर्क प्लेस तक जाते जाते हमें वो चीजें मिल रही हैं? तो हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी इस वक्त ट्रॉमा की कंडीशन में, हमारी सोसाइटी से एक ट्रस्ट उठ गया है हम लोगों का ना, खवातीन का खुसूसन, और हम बहुत ज्यादा गैर महफूज समझने लगी हैं अपने आप को। वजह इसकी क्या है? वजह सारी यही है कि इसमें जो तालीम और तरबियत के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, तालीमी इदारा और हमारा घर, हम इस वक्त उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं कर रहे हैं जो हमारी नई जनरेशन के लिए भी और हमारे बड़ों के लिए और हर वो शख्स के लिए जो कि बाहर मौजूद है और सब काम के हवाले से वो सारे लोग मौजूद हैं। हम यहाँ पर जो बात करते हैं, अगर तालीमी हवाले से बात की जाए तो हमारे यहाँ वो जो सिविक सेंस जो होता है कि सिटीजन क्या है, अच्छे शहरी कौन होते हैं, बुरे शहरी कौन होते हैं, हमें माशरे के लिए कैसा पर्सन बनना चाहिए, ये जो सब्जेक्ट है ना हमारे यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया है। अच्छा, अगर जो लोग स्कूल नहीं जाते तो हमारे माशरे में जो हमारे मसाजिद हैं वहां से आपको ये तो बताया जाता है कि आपको नमाज में कितनी रिकतें पढ़नी है, ये तो बताया जाता है कि अगर सजदा गलत हुआ तो सजदा सहब करना है नमाजों में, ये बताने की जहमत नहीं करते सॉरी टू से कि हम एक अच्छे शहरी कैसे बनेंगे, हम अपने माओ और बहनों और बेटियों को किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आपके घर में वो माँ हैं, बहनें हैं, तो बाहर जितनी भी लोग हैं, जितनी भी लड़के और लड़कियां, वो लड़कियां और बच्चियां और खातून है, वो भी आपके हिफाजत में है, आप अवाम में सबके लिए। तो ये जो एक सेटअप है ना आगाही का, ये बिल्कुल हमारे यहाँ से खत्म होता जा रहा है। और तीसरी चीज जो है, और जो पहली भी होगी, कि दीन की दूरी हमारे यहाँ इस तरह है कि तरबियती जो पहलू है दीन का ना, हमारे यहाँ दीन में ये बहुत हो रहा है। हमारे न्यू जनरेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नमाजी हैं, बहुत ज्यादा हज पे जाने की ख्वाहिश है, बहुत ज्यादा चाह रहे हैं कि हम बहुत नेक काम करें, लेकिन बहुत अच्छे शहरी और सिटीजन के अच्छे जो नेकी का हुक्म का मतलब ही यही है कि आप एक ऐसा माहौल पेश करें जिसमें सारे लोग जो है ना कंफर्ट जोन में हो, किसी को किसी से खतरा ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसा माहौल मैं तुम्हें प्रोड्यूस करूंगा कि जो एक खातून है एक जगह से दूसरी जगह सोना हाथ में लिए बेफिक्र होकर चलेगी। तो ये वाला माहौल हमें लाना है जिसमें ये तमाम चीजें सारे बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा ताला साहिबा के दीन से दूरी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जितना इज्जत जितनी एहतराम इस्लाम औरत को देता है शायद कोई और मज़हब नहीं देता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोग इस्लाम को फॉलो नहीं करते। अच्छा, आप लॉयर हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कितने ऐसे केसेस हैं या कितनी ऐसी औरतें हैं जो आपके पास आती हैं और हरासमेंट के केसेस को रिपोर्ट करती हैं और बाकायदा वो चाहती हैं कि इसके खिलाफ कोई एक्शन हो और या हाईलाइट करें वो इस इशू को? देखिए, हमारे यहाँ सारा मसला यही है कि सोशल जो हमारा प्रेशर है ना, मैं वर्किंग वुमेन हूँ और मेरे पास क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल यंग लड़कियां जो इंफॉर्मेशन के लिए आती हैं, ऑफिसेज में होती हैं, तो उनको अपने जाहिर सीनियर से महसूस होता है ना, बहुत सारी जगहों पे तो वो महसूस ही नहीं कर पाती कि ये हैरेसमेंट है। तो हम इस तरह की आगाही के प्रोग्राम करते हैं कि हर वो जोन जो आपको अनकम्फर्ट फील कराए, ठीक है। और बहुत सारी जगहों पे हमारी बच्चियां ये जानती नहीं है कि हमें यहाँ पर कौन कौन से प्रिविलेजेस हमें मिले हुए हैं, हमें ये शराइत जो है मुलाजमत में नहीं है जो ये हमसे करवा रहे हैं, ये चीजें हमारे यहाँ है ही नहीं। इन तमाम चीजों की आगाही हमारे पास आती हैं बच्चियां, लेकिन सोशल प्रेशर इतना होता है कि वो कहती हैं कि मैडम ये बात ना किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मैडम मैं नहीं आ सकती, इसलिए कि उनके पेरेंट्स
उनके घर वाले उनका साथ नहीं दे रहे होते हैं। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक केस आया और उसमें इसी तरह का मामला था। उसके उनके कोई जानने वालों ने उनके साथ बच्ची है और वो जाहिर है बहुत छोटी 12 साल की उम्र से, और अब वो 16 साल की लड़की थी जी। और वो 2 साल से इसी तरह अब्यूज हो रही थी अपने रिश्तेदार से कि वो जाहिर है वो तस्वीरें, छोटी थी जब वो ये तस्वीर भेजो वो तस्वीर भेजो, और जब वो इस हवाले से इस तरह की चीजें आई तो उनके घर वाले उनका साथ नहीं दे रहे थे कि नहीं अब छोड़ो, पानी डालो इसको। तो हमारे यहाँ जो वर्किंग प्लेस पे है या इंस्टीट्यूशन में तालीमी इदारों के हवाले से भी हमारे पास बहुत सारी बच्चियां यूनिवर्सिटीज की आई कि हमारे फला टीचर फला हवाले से बात करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम नहीं चाहते कि बस कोई और तरीके से उनको पकड़ा जाए। तो हमारे यहाँ जो है ना मतलब है कि एक दूसरे का साथ देने का, ताबुन देने की जो फिजा है ना वो नहीं है। इसकी वजह से ये केस आगे नहीं बढ़ पाता। वो बच्ची जो कि आती मेरे पास कंप्लेन करके वो दुनिया में हमारे माशरे में गंदी हो जाती है। हम ये कहते हैं इसने जरूर कुछ हरकत की होगी जिसकी वजह से ये काम हुई, या अगर नहीं भी की तो वो लड़की पॉइंट आउट हो जाती। हमें ऐसा माशरा बनाना है जिसमें अगर कोई शिकायत करने आए, बिल्कुल आप मुझे तो जी तलत साहिबा आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे यहाँ कुछ लोगों की सोच ऐसी ये है कि वो हर चीज़ में औरत को ही ब्लेम करते हैं कि वो वहाँ क्यों गई, या उसने उससे बात क्यों की, या वो रात में क्यों निकली, या उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कि विक्टिम को ब्लेम किया जाता है। यही वजह है कि हमारे यहाँ ये जो घिनौना जुर्म है इस पे काबू नहीं पाया जा रहा। तो ये जो सोच है, ये जो माइंडसेट है, इसको कैसे बदला जा सकता है? देखिए इसको 2-3 तरीके हैं और वो तीनों तरीके ऐसे हैं जो हम सब मिलके करेंगे, हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहले रियासत की जिम्मेदारी है, देन आफ्टर हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन है, फिर जो सोसाइटी का एक सेटअप है ना, हमारी न्यू जनरेशन है, आगाही का प्रोग्राम है। हमारे कितने लोगों को तो पता ही नहीं है कि अगर देखिए हैरेसमेंट है ना 2 टाइप के होते हैं। एक वर्क प्लेस का मतलब ये होता है कि जहां आप जॉब कर रहे हैं, जहां आप पढ़ रहे हैं, जहां से कोई इंटरेक्शन है आप लोगों का ना, तो उस प्लेस पे जहां आपका ये काम है, या वही फर्क किसी और प्लेस पे आपको हैरेस कर रहा है, तो ये हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस में आ जाता है। इसकी अलग कानून साजी है। लेकिन अगर कोई पब्लिक पॉइंट है, कोई मतलब है कि हम किसी शॉपिंग मॉल पे गए हैं, किसी ट्रांसपोर्ट की जगह पे खड़े में, वहां कोई हमें इस तरह हैरेस कर रहा है, तो वो जो है ना पाकिस्तान पीनल कोड के तहत 509 सेक्शन है, उसके तहत उसको सजा दी जाती है, FIR लॉज होता है। इसके अलावा वहां पर आप वाकई मुहतसिब के पास जा सकते हैं, इंक्वायरी ऑफिसेज हो सकते हैं। लेकिन हम जो है ना, मैं बार बार यही बात आपसे कह रही हूँ कि हमारे अंदर ताबुन की फिजा नहीं है ना। हमारे यहाँ जो ये बढ़ते हुए रेट इसीलिए है, कानून बना दिया गया कि लेकिन सजा की इम्प्लीमेंटेशन इतनी सख्त होनी चाहिए कि लोग तौबा करें कि आइंदा ये काम नहीं करना। लेकिन इसके साथ तो तला साहिबा ये भी बताइए कि अगर मैं सजाओं की बात करूं तो क्या सजा है अगर कोई इंसान किसी को हरास करता है, कोई ऐसे नाजेबा हरकत करता है, कोई ऐसे जुमले बोलता है, तो क्या सजा होती है कानून में? देखें अगर वर्क प्लेस पे अगर वो हैरेसमेंट कर रहा है ना, तो उसके लिए ये भी हो सकता है कि अगर वो बड़े स्टेज पे हैं, जैसे वो डायरेक्टर हैं, है ना, तो उनकी रिडक्शन हो जाती है, उनको लोअर ग्रेड पे दे दिया जाता है। ठीक है, और रिटायरमेंट पे भी वो जा सकते हैं, या अगर और ज्यादा हीनियस है तो सर्विस से रिमूव कर दिया जा सकता है उनको, या सस्पेंशन की जा सकती है, उनको फाइन, उनको 1 साल की सजा, 2 साल की सजा, या अगर इस तरह भी है कि वो बच्ची, वो औरत जो है उसकी वजह से साइको पेशेंट हो गई है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरा बोझ उठाएगी। वो पूरे उसको जब तक वो बच्ची या वो खातून जो कंप्लेनेंट है वो सही नहीं हो जाती, उस वक्त तक वो ऑर्गेनाइजेशन या वो इंस्टीट्यूट जो है वो उसको पैसे देके उसका सारा खर्चा उठाएगी। और इसके अलावा उसको जो है पैसों से भी उसकी मॉनिटरिंग मदद भी की जाएगी कि वो इतने अरसे चूंकि वो अपने जॉब पे नहीं जा सकी हैं, तो उसका जो लॉस हुआ है वो लॉस भी वो इंस्टीट्यूशन पूरा करेगी। तो ये तमाम चीजें हमारी आगाही नहीं है, जगह जगह ये सारे पोस्टर्स लगने चाहिए, हमारे यंग जनरेशन जो आगे बढ़े और इन तमाम चीजों को उठा करके लाए, और सारी जगहों पे जो हम छोटे छोटे क्लिप्स हमारे यंग जनरेशन टिकटॉक बनाते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इन हवालों से बनाएं, अपने माँ बहनों की इज्जत के हवाले से मुख्तलिफ चीजें ला के दें, और लोगों को ऐसे
लोग जो कि जाहिर मैं तो कहती हूँ उनकी भी मदद इस तरह की जाए कि उनको उस जुल्म से निजात दिलाई जाए। जो मैं कहती हूँ ये लोग जहनी मरीज होते हैं, जो माँ बहन और बेटियों को होते हुए, बीवी के होते हुए दूसरी जगह पे जाके वो नीड पूरी करने की कोशिश करते हैं, उनकी भी मदद इस हवाले से हो कि उनको वहां से रिमूव किया जाए, उनको हटाया जाए, उनकी सजा दी जाए और जहाँ जरूरी हो उनके जहनी तौर पे उनकी मतलब है कि मदद की जाए और उनका इलाज कराया जाए। हमारी यंग जनरेशन को आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। तो तलत साहिबा फिर अगेन वही बात करूंगी कि तरबियत की कमी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में माएँ मौजूद हैं, बहनें मौजूद हैं, बेटियां मौजूद हैं, इनफैक्ट शादीशुदा मर्द, बहुत ये ट्रेंड आम होता जा रहा है कि शादीशुदा है, घर में बीवी मौजूद है, लेकिन दूसरी लड़कियों को एक्सप्लॉइट करना या फिर दूसरी लड़कियों पर गंदी नजर रखना या वर्क प्लेस हरासमेंट जैसे हम देखते हैं, बॉसेस होते हैं, तो ये बहुत कॉमन और आम होता जा रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं। असल में हमारे लिए देखें एक तरीके से बहुत आसानी होगी कि अगर हम अपने मुल्क में इस चीज़ को, जो इस्लामी रिवाज है ना, देखें आप जितने भी कवानीन बना लें, लेकिन अखलाकी तौर पे जब तक आप मजबूत नहीं करेंगे ये तमाम चीज़ें रहेंगी। आप इसकी मिसाल मगरिब से भी ले लें और इसकी मिसाल हम अपने मदीने की स्टेट से भी ले सकते हैं ना, कि आपके अखलाकी दबाव के बजाय आप कानून ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छा कर दें, उसमें बहुत सारी सजाएं भी ले आएं, लेकिन जब तक अल्लाह का खौफ नहीं होगा, जब आपका दिल प्योर नहीं होगा, जब आप ये नहीं समझेंगे कि इसके मुझे सवाल जवाब भी मुझे करना है आगे जा करके, मुझे अल्लाह पाक इसके बारे में भी पूछेगा, ये जो बहन और ये जो बेटियां हैं और ये जो खवातीन बाहर निकली हुई हैं, इनका भी मैं मुहाफिज हूँ, जिस तरह मैं अपने बहन भाइयों का। इसलिए कि मैं एक और बात आपको बताना चाहती हूँ कि ये बहुत तेजी से बात फैल रही है कि जो मर्द अपने घर के बाहर खवातीन के साथ गलत हरकत करते हैं, वो उनकी बहनें और उनकी बेटियां उनसे महफूज नहीं रहती। ये हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं। कल हम जजेस से मुलाकात कर रहे थे, वहाँ उन्होंने साइड किया और उन्होंने कहा कि हमें आपकी मदद की जरूरत है कि गार्जियन वार्ड का केस था और उसमें एक बच्ची को हैंड ओवर करना था, माँ ने सेकंड मैरिज कर ली थी बाप को, लेकिन जब ऐसे इंसिडेंट हुए और ऐसे फिर सारे भाई केस चलता है तो काफी 2-3 महीने लगते हैं, और उसमें उन्होंने नोटिस किया कि उसका जो फादर है वो कंफर्ट जोन नहीं दे रहा है लड़की को। फिर उन्होंने आगे बुलाया। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि वो अगर मरीज है ना तो वो घर के लिए भी मरीज है। अगर हम सर्वे करें तो हमें अंदाजा होगा ऐसे लोग जो बाहर लड़कियों को छेड़ रहे हैं, कंफर्ट जोन नहीं दे रहे, वो अपने घर में भी अपनी खवातीन के साथ अच्छे माहौल में नहीं होंगे। तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम रियासत भी इसके तरफ काम में आगे बढ़ाए, हमारा इंस्टीट्यूशन भी, हमें मिल के काम करना होगा, हमें फोकस करना होगा कि ये एक मसला है। सबसे पहले हम इस मसले को जाने तो ये मसला है, हमें तो लगता भी नहीं है कि ये एक मसला है। अच्छा उसके साथ कोई मसला हुआ होगा, मेरा शुक्र है मैं महफूज हूँ, नहीं अगर कल कोई गैर महफूज है तो मैं भी कल गैर महफूज हो सकती हूँ, खुदा ना खास्ता। बिल्कुल आपने सही कहा तलत यास्मीन साहिबा के, ये एक बहुत मसला, पहले इसको समझना चाहिए कि एक बहुत बड़ा मसला है। बहुत शुक्रिया तलत साहिबा आपके वक्त का, और आपने मीठे बातें भी हमें बताई और साथ साथ ये भी बताया कि ये जो जुर्म है ये बहुत ही घिनौना जुर्म है। कभी भी अगर किसी भी लड़की के साथ हो, किसी खातून के साथ हो, उसको हिरासा किया जाए तो खुदारा इसको रिपोर्ट करें, क्योंकि अगर जुर्म रिपोर्ट नहीं होगा तो उसको कंट्रोल भी नहीं किया जा सकेगा। अदालतें मौजूद हैं, जैसा कि अभी बताया, सज़ाओं के हवाले से भी हमने बात की। तो यही मैं अपील करूंगी और हमारा मकसद भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हम ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से अपने प्रोग्राम के ज़रिए से पहुँचाएँ। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और वक्त हुआ है हमारे अगले सेगमेंट आज के भाव का। हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि आज कराची में सब्जियों और फलों के रेट्स क्या हैं। जी बसीम बताइएगा, क्या रेट्स चल रहे हैं मार्केट में सब्जियों के?
जी, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी कीमतों के बजाय मनमानी कीमतों पर जो है वो सब्जियों की फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर अलग अलग कीमतें, चाहे वो पोश इलाके हों, डिफेंस इलाके हों, मनमानी कीमतों पर सब्जियों की फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि सब्जियों की कीमतों में जो है वो इजाफा हुआ है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त टमाटर जो है 20 रुपये इजाफे से 100 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरीके से भिंडी जो है वो भी तकरीबन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 200 रुपये से लेकर 240 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। मटर हम देख रहे हैं कि 160 रुपये, जबकि गाजर जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। तमाम इकसाम की जो मिर्चें हैं वो भी हम देख रहे हैं कि 200 रुपये से लेकर 240 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। अगर हम लहसुन अदरक की बात करें, जो मुल्क में जो काश्त किए जाने वाले लहसुन अदरक है उसकी कीमतें जो है तकरीबन 250 रुपये फ़ी किलो है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें जो दरामदी लहसुन अदरक है जो कि चाइना या फिर बैंकॉक से आता है, उसकी कीमतें तकरीबन 450 रुपये और 450 ज़ायद हैं। अगर हम छिला हुए लहसुन की बात करें, धुली हुई अदरक की बात करें, तो उस पर अखराजात आते हैं, उस पर मेहनत लगती है, तो इसके नतीजे में जो है वो ये लहसुन अदरक जो है वो तकरीबन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 450 से ज़ायद पे फ़रोख्त हो रहे हैं। मुख्तलिफ जो सब्ज़ियाँ जिसमें आलू और प्याज हैं, इनकी कीमतों में कमी के साथ इस्तेकाम बदस्तूर बरकरार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आलू प्याज जो है वो 30 रुपये से लेकर 40 रुपये फ़ी किलो तक और कहीं कहीं पर इससे ज़ायद पे फ़रोख्त हो रहा है। ताहम अगर हम बात करें पालक की, लौकी की, तुरई की, शलजम, चुकंदर, धनिया, पुदीना, इनकी कीमतों में हम देख रहे हैं कि कमी के साथ इस्तेकाम बदस्तूर बरकरार है, इनकी कीमतें नहीं बढ़ पाई हैं। इसके साथ साथ टिंडे जो हैं, देसी टिंडा, उसकी काश्त अभी शुरू हुई है, उसकी जो है वो तलब बढ़ गई है, जो उसकी सप्लाई कम है, जिसके नतीजे में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो देसी टिंडा है वो तकरीबन 200 रुपये से लेकर 240 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। जो इस वक्त कीमतें हैं और जो कीमतों की सूरत हाल है उसने शहरियों को परेशान करके रखा हुआ है। शहरी कहते हैं कि सरकारी कीमतों पर अगर अमल दरामद किया जाए तो उनको यकीनन जो है वो सस्ती सब्ज़ी जो है वो दस्तयाब हो सकेगी। लेकिन अलमिया ये है, शहरियों का कहना यह है कि इंतज़ामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अगर कार्रवाई की भी जाती है तो वो सिर्फ नुमाइशी होती है, जिसका कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं निकलता। जो मुनाफाखोर हैं, चाहे वो सब्ज़ी मंडी पे हो, शहर के मुख्तलिफ इलाके बाज़ारों में हो। बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद थे, जो कि अपडेट कर रहे थे सब्जियों की कीमतों के हवाले से। प्रोग्राम का वक्त भी अपने अख्ताम को पहुँच चुका है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मौज़ूआत के साथ। तब तक अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक